मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश के अंदर सबसे बड़ा मामला अगर अपराध में समझा जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऐसे वरिष्ठ वकील जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई ऐसी बेंचों में काम कर चुका था और जो कई ऐसे अपने बड़े फैसलों में शामिल था, जिनको देखकर और सुनकर आपको यह पता लगेगा कि एक व्यक्ति का किस तरीके से चीरहरण हो जाता है इस कलयुग के अंदर। आपको यह भी सोचना होगा कि अर्बन नक्सल किस तरीके से देश और दुनिया में पैर पसार रहा है और फिल्मी स्टाइल में कैसे एक जज तक को आराम से, आसानी से कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि पुलिस को पीसीआर कॉल, फायर विभाग को एक फायर की कॉल और फिर साथ ही पूरे मामले को मीडिया के कुछ ऐसे दलाल पत्रकारों को थमाकर पूरा देश के अंदर हल्ला मचा देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस सब में कानूनी पक्ष क्या है और कानूनी पक्ष क्या कहता है। क्या एक फायर कॉल और फायर कर्मियों की सूचना को बिना किसी जांच के देश के अंदर सच माना जा सकता है? क्या कोई अपने बंगले के आउट हाउस में करोड़ों रुपए रख के, जबकि कोई अपना पर्स तक नहीं छोड़ता है, 100 रुपए भी छोड़ेगा तो 10 बार वो वहां पर चक्कर लगाएगा, उसके अंदर अपने करोड़ों रुपए रखकर क्या कोई अपने बंगले से कहीं और जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है, क्योंकि जो जवाब है और जो सवाल है उन सब को कोई ना कोई जो अर्बन नक्सल है, उनका जो एक गैंग है, वो उन सभी सवालों के और जवाबों के आंसर अपने तरीके से सरकारी टूल्स का इस्तेमाल करके खुद ही दे रहा है, खुद ही सवाल कर रहा है। यानी कि देश के अंदर एक ऐसा हंगामा बरपा दिया गया है। हमारे जो संस्थान है, संवैधानिक संस्थान, उन सब पर एक बड़ी चोट की जा रही है। अगर आपको हम ये बताएं कि जस्टिस वर्मा किस तरीके के व्यक्तित्व हैं और किन फैसलों में शामिल रहे थे, तो आप सोचिए, जरा तार जोड़कर देखिए कि किस तरीके से एक जज को कैसे फंसाया जा सकता है और जज जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को बहुत आसानी से अटकाया जा सकता है। दरअसल है क्या, 14 मार्च की रात 11:35 पर दिल्ली के दमकल विभाग को एक सूचना मिलती है कि एक बंगले के अंदर, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का बंगला है, उसमें आग लगी है। आग की सूचना पर दमकल विभाग वहां पहुंचता है और दमकल विभाग जब आग बुझाता है, ये आग एक बंगले के आउट हाउस में लगी थी। आउट हाउस उसे कहते हैं जो बंगले के अंदर लॉन में एक ऐसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है जिसमें के उस सरकारी अधिकारी या जो भी व्यक्ति, पर्सनैलिटी वहां रहती है, उसके विजिटर्स को वहां पहले लाकर बिठाया जाता है और चाहे तो वो वहीं बैठते हैं, चाहे तो वो बाद में जहां वो चाहे, जो होस्ट है वो उनको बुला लेता है या बात करता है। तो आप ये सोचिए, जस्टिस वर्मा उस रात अपने घर में नहीं थे, अपने बंगले में नहीं थे। उस रात स्टोर रूम में, यानी कि जो आउट हाउस था, उसमें एक आग लगती है। आग की सूचना दमकल को दी जाती है, दमकल विभाग वहां पहुंचता है और जब वो आग बुझा रहे होते हैं तो वहां पर वो बताते हैं कि नोटों का अंबार था, लेकिन ये नोट अभी तक बरामद नहीं हुए। नोटों का अंबार था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटों के अंबार से इनकार किया है, जो जांच में सामने आया है। जो इंटरनल रिपोर्ट है उसके अंदर साफ तौर पर सामने आया कि उसमें नोट नहीं थे। इसके अलावा वहां पर
जस्टिस वर्मा भी नहीं थे। जस्टिस वर्मा को इसी बात को जस्टिफाई करते हुए जो दमकल विभाग के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग, उन्होंने कहा हमने ऐसे कोई नोट नहीं देखे, यानी कि बहुत स्पष्ट है कि फायर ने ऐसे नोट वहां पर नहीं देखे थे। नोट होते तो सीज करते। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही बोला है, परंतु इस मामले की जांच कोई नहीं की गई। कितना गंभीर मामला था और इसमें कोई जांच नहीं हुई है। अब हम आपको बताते हैं जस्टिस वर्मा का वो सफर और अरवन नक्सल से उनकी दुश्मनी का एक बड़ा हिस्सा, ऐसे ऐसे फैसले जिन्हें आप अगर सुनेंगे तो सचमुच आप सोचेंगे कि इस आदमी को, इस इतने गंभीर व्यक्तित्व को कैसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आग लगे ना लगे धुआं उठा दिया गया है, पूरे देश में चर्चा है और दलाल पत्रकारों का जम के इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये दलाल पत्रकार चिल्ला चिल्ला कर ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पूरा देश का जुडिशरी सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको सबसे पहले हम बताते हैं, फरवरी 2023 में जस्टिस वर्मा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मनीष सिसोदिया, समझ रहे हैं ना, एक वो दिल्ली के खजाने का लुटेरा जिसने स्कूल के नाम पर बच्चों के स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल, जो अलीबाबा 40 चोरों के गैंग का सरदार था और दिल्ली को जिसने दोनों हाथों से ना केवल लूटा बल्कि आज वो फिर पंजाब को लूटने के लिए पंजाब में है, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में, जस्टिस वर्मा की बेंच ने। जुलाई 2024 एक बार फिर मनीष सिसोदिया की रिव्यू पिटीशन आई और उसको खारिज कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने। संजय सिंह, जो शराब घोटाले का और इस चोरी का एक और बड़ा मास्टरमाइंड था, उसकी जमानत याचिका आई, उसको भी यशवंत वर्मा की बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अरवन नक्सल का यह चेहरा, जिसके बड़े दुश्मन जस्टिस यशवंत वर्मा थे। लेकिन एक नाम और आपको बहुत बड़ा बताते हैं, अभी खबर और आपको बताएंगे, लेकिन एक नाम सुन लीजिए। पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन अतीक अहमद। अतीक अहमद को सलाखों का एहसास यशवंत वर्मा ने ही कराया था और ये उस वक्त तत्कालीन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस थे। आप सोचिए, अतीक अहमद को बर्फ में लगाने का जस्टिस वर्मा का ही सबसे बड़ा रोल था। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। भले ही जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हों, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए वो अपने कड़े फैसले के लिए जाने जाते थे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने माफिया अतीक अहमद को लेकर सख्त फैसले दिए थे और यह वो दौर था जब अतीक अहमद के नाम से भी बड़े बड़ों के कलेजे कांप जाते थे। 14 मार्च को दिल्ली आवास पर जो आग लगने की घटना हुई है, उसमें जिस तरीके से यशवंत वर्मा को सुर्खियों में ला दिया गया है, उसी यशवंत वर्मा ने 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट से तबादले से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर न्यायमूर्ति थे हुए। और भले ही यशवंत वर्मा इन दिनों भ्रष्टाचारों के आरोप से बेशक घिरे हो, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहते हुए वो अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे और यही कारण था कि उन्हें बहुत जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ देवी की प्रतिमाओं यानी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था। अपने फैसले में कहा कि गंगा के किनारे सड़क पर कृत्रिम तालाब बनाकर देवी प्रतिमाओं को विसर्जन कराया जाए ताकि गंगा नदी का जल
प्रदूषित ना हो पाए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने तत्कालीन चीफ जस्टिस के साथ यह फैसला बहुत जबरदस्त ढंग से दिया था। इसके अलावा जस्टिस डी.वी. भोसले के साथ डिवीजन बेंच में अहम फैसले सुनाए। जस्टिस यशवंत वर्मा ने माफिया अतीक अहमद को लेकर कई सख्त फैसले दिए। 2016 में नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शूट आउट में मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुए अतीक अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने अतीक अहमद की क्रिमिनल हिस्ट्री और लगातार अपराध को देखते हुए उसे पुराने मुकदमों में उसकी जो जमानत थी उसको निरस्त कर दिया था। राज्य सरकार को आदेश दिया, जिसके चलते लगातार कई मामलों में अतीक अहमद की जमानत राज्य सरकार ने निरस्त कर दी। अतीक अहमद जिस तरीके से कुख्यात था, जस्टिस वर्मा पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ा। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस फैसले का ही असर रहा कि अतीक अहमद 2017 से लेकर और बहुत लंबे समय से कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाया था। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या भी कर दी गई, लेकिन वो जेल के अंदर ही बंद रहा। इसके अलावा भी जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कई बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 2018 में अवमानना के एक मामले में उन्होंने DIOS जौनपुर को 15 दिन की सजा के साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। यूपी के देवरिया के शेल्टर होम में जो बहुत फेमस हुआ था ये कांड, कथित यौन शोषण मामले में CBI जांच की मॉनिटरिंग खुद जस्टिस वर्मा कर रहे थे और इस पर फैसला सुनाया था। हालांकि इस केस की सुनवाई में वे चीफ जस्टिस के साथ डिवीजन बेंच में शामिल थे। प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद खां की पीटकर हत्या किए जाने का भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। इस बेंच में भी जस्टिस वर्मा शामिल थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरिया अदालत की तर्ज पर हिंदू कोर्ट गठित करने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुनवाई की थी। बसपा शासन में काल में बहुचर्चित स्मारक घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल PIL की भी सुनवाई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने की। इस बेंच में भी जस्टिस यशवंत वर्मा शामिल थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में SC/ST से जुड़े एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा था कि SC/ST के मामले में कोर्ट के आदेश या निर्णय के खिलाफ 6 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के इस फैसले में चीफ जस्टिस D.V. भोसले, जस्टिस रमेश सिन्हा के साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा भी शामिल थे। जस्टिस यशवंत वर्मा की सिंगल बेंच ने 2019 में सपा नेता आजम खान के कई मामलों में भी सुनवाई की थी। उन्होंने आजम खान के खिलाफ कई मामलों में सख्त आदेश दिए। कोरोना लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे थे और ऐसे मामलों में हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग में दाखिल याचिका पर भी जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुनवाई की थी। उन्होंने सरकार को रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था। जस्टिस यशवंत 2021 में BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों के मौत मामले में निलंबित डॉक्टर कफील अहमद की सुनवाई की थी। इस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के खाते में न्यायिक फैसलों को लेकर उपलब्धियां दर्ज हैं, लेकिन उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बाद जस्टिस वर्मा बार से लेकर विपक्ष तक के निशाने पर आ गए हैं। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ
जहां महाअभियोग चलाने की बात हो रही है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने पर उसका विरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी साफ किया है कि अभी स्थानांतरण पर विचार किया जा रहा है, कोई निर्णय इस पर नहीं लिया गया है। यह मामला राज्यसभा में भी विपक्ष में उठ चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय है। 2014 में यशवंत वर्मा एडिशनल जज बनाए गए थे और इसके बाद ये दिल्ली हाई कोर्ट तक अपने काम के दम पर पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अतुल गर्ग इस पर साफ मुकर गए कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन वीडियो का भी कोई वैधानिक आधार अभी तक नजर समझ नहीं आया है कि वो जो वीडियो नोट जले हुए नोटों के चल रहे हैं, आखिर वो किसने बनाए थे और कौन था और कौन उन्हें सोशल मीडिया पे लगातार अपलोड कर रहा है। ये आखिर आए कहां से है, जांच का विषय ये भी है। जांच का विषय ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अरबन नक्सलवाद था, अतीक अहमद, आजम खान, बसपा के लोग और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस सारे कांड के पीछे तो नहीं है। आपको याद है अरविंद केजरीवाल का वो यूनिट, जो फीडबैक यूनिट, फीडबैक कम और स्टिंग ऑपरेशन ज्यादा करता रहा है। आप सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के अंदर ज्यादातर लोग निचले तबके के हैं। निचले तबके से कहने का मतलब है, आशय है यहां पर, कि जो फोर्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल को आज भी ब्लाइंड सपोर्ट करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्टिस वर्मा जब घर से चले गए तो इसके बाद यहां पर बहुत सारे नोटों को प्लांट किया गया और नोटों को प्लांट करने के बाद आग लगाकर दमकल विभाग को पूरी प्लानिंग के साथ सूचना दी गई। इस सूचना के बाद वहां पर जो चीज थी, नोट वहां पर जो जलाए, उन सब की फोटो और वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं इन फैसलों के पीछे यही सारे माफिया काम कर रहे थे और मौका देख रहे थे जस्टिस वर्मा से बदला चुकाने का। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आजम खान बहुत बड़ा नाम, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बादशाह कहलाता है। अतीक अहमद पूर्वांचल का सबसे बड़ा नाम था, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके लोग आज भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की फीडबैक यूनिट, इसको तो कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। जमानतें लगातार रिजेक्ट हो रही थी, किसी बात पर जस्टिस वर्मा एग्री नहीं करते थे केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। तो कहीं ये तो एंगल नहीं आ गया है। बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि जो क्रिमिनोलॉजी और जो थ्योरी इशारा करती है बहुत स्पष्ट है। आज तक के हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। 26 साल के लंबे क्राइम रिपोर्टिंग के कैरियर में हमने ऐसा कोई मामला नहीं देखा जिसमें कोई व्यक्ति अपने आउट हाउस में इतनी बड़ी रकम छोड़कर उसका ताला खोलकर चला गया हो। नथिंग, नेवर, कभी नहीं देखा। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को ठिकाने लगाने की तैयारी है जो व्यक्ति हर उस माफिया, हर उस नेता, हर उस व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और अपराध में आखंड डूबा है, जो मास्टरमाइंड है, माफिया कहलाता है,
उन सब को जस्टिस वर्मा के फैसलों ने कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो अब ये सारे मिलकर जस्टिस वर्मा को ठिकाने तो नहीं लगाना चाहते। हल्ला मच चुका है, दलाल पत्रकारों की पूरी फौज खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, इंटरनल जांच में स्पष्ट हो गया है कि ये सब संदेह के घेरे में है। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत, बिना किसी ऐसे तथ्यों के वीडियो लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं और जस्टिस वर्मा को पूरा खलनायक बनाकर दिखाया जा रहा है। वही जस्टिस वर्मा अगर चाहते तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारा फायदा उठा सकते थे, लेकिन वो अपने काम और अपने फैसलों के दम पर दिल्ली हाई कोर्ट तक एक वकील से, इलाहाबाद में एक छोटे से वकील से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से होते हुए दिल्ली हाई कोर्ट तक का सफर जिन्होंने अपने काम और अपनी समझ के आधार पर तय किया था, उन जस्टिस वर्मा को अर्बन नक्सल का शिकार होने के बाद हर आदमी उन पर उंगली उठा रहा है। हर वो आदमी जो जानता भी नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो ऑफिशियल साइट है उस पर यह डाला गया है कि अरविंद केजरीवाल और इनकी जमानतें, सिसोदिया, संजय सिंह, केजरीवाल, इन सब की जमानत याचिकाएं खारिज की थी। सवाल पूछे जा रहे, आखिर कौन लोग हैं वो? सोचिए जरा, क्या ऐसा लगातार होता रहेगा? देश के संवैधानिक संस्थानों को अर्बन नक्सल के नाम पर निशाना बनाया जाता रहेगा? क्या वो आदमी जो देश के अंदर इतना बड़ा काम करे, इतने बड़े बड़े फैसले दे और हर फैसले में अडिग रहे, टूटे नहीं, क्या ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से खत्म कर दिया जाएगा सिस्टम के नाम पर? सचमुच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को इसमें हस्तक्षेप करते हुए इस पूरे मामले की जांच जरूर करानी चाहिए। हर उस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाना चाहिए जो जस्टिस वर्मा के बंगले की तरफ आने वाले रास्तों पर लगाए गए हैं। जस्टिस वर्मा के घर के अंदर के उन सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाना चाहिए जहां से यह तस्दीक हो कि आखिर उस बंगले के आउट हाउस में इतनी बड़ी रकम रखने वाला था कौन। उन फायर कर्मियों की भी पहचान की जानी चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए कॉल किया था। उस व्यक्ति की भी पहचान होनी चाहिए और उसकी भी जांच पूछताछ होनी चाहिए जिस व्यक्ति ने फायर की 11:35 पर कॉल की थी। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दलाल पत्रकारों का इस्तेमाल करते हुए देश के खिलाफ काम कर रहे जॉर्ज सोरेस वाले टूल किट का इस्तेमाल करते हुए केवल जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचारी दिखाने का और उन्हें ठिकाने लगाने का जो खेल चल रहा है, सचमुच देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिएगा जरूर, सिस्टम में रहकर सिस्टम को कैसे नष्ट किया जाता है। सचमुच कांटे से कांटे को निकालने की राजनीति जो आज चल रही है, ये बहुत देश के लिए और समाज के लिए और खास तौर पे भारत के लिए बहुत गंभीर है। उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो इस सारे राजनीतिक षड्यंत्र के पीछे, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।